हम लोग पिछली क्लास में शुरू किए थे शिक्षण अभिक्षमता पे बात शुरुआत हो गई थी और हमने शिक्षण का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताओं पे आपसे बात कर लिए थे, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड में 2 पॉइंट्स पे हम बात कर लिए थे। विशेषताएं क्या हैं और उसके अर्थ और परिभाषा पे। विशेषताओं में भी एक विशेषता और है जो आपको जानते रहना चाहिए, क्योंकि सवाल वहाँ से बने हैं तो आगे भी बनने के चांसेस हैं। ठीक है, वह है शिक्षण का राजनीतिक वातावरण। ये शब्द आप ध्यान में रखिएगा। जो शिक्षण है, शिक्षण का राजनीतिक वातावरण क्या, राजनीतिक वातावरण क्या होता है। इसमें जो शिक्षण प्रक्रिया है, टीचिंग की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया होती है, वो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार भी अलग अलग से देख सकते हैं, अलग अलग तरीकों से उसे देखा जा सकता है। वे जैसे ठीक शिक्षण आपने देखा औपचारिक होती है, अनौपचारिक भी होती है। शिक्षण आपने देखा कि व्यापक स्तर पे जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, वहाँ भी शिक्षण की एक प्रक्रिया चल रही है आप में और आपके आसपास के पर्यावरण के बीच में। ठीक है, यानी ये जो पूरी दुनिया, पूरा संसार हमें कुछ ना कुछ हमेशा सिखाता रहता है। तो सिखाने वाला जो भी है, ये पूरी की पूरी दुनिया क्या है, शिक्षक है हमारे लिए। हम अच्छा बुरा जो भी सीखते हैं इनसे, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया ही शिक्षण है। तो राजनीतिक वातावरण में भी शिक्षा 3 प्रकार की होती है। ये जो राजनीतिक वातावरण है, इसमें शिक्षण 3 तरीके से हो सकता है। टीचिंग जो है, एक तो होता है एक तंत्र शासन में। देखिए, राजनीति की बात हो रही है, एक तंत्र शासन में इसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ठीक है, जो एक तंत्र शासन होता है, इसमें शिक्षा कैसी होती है, इसकी विशेषता होती है कि यहाँ पर शिक्षा जो है वो अध्यापक केंद्रित होती है, यानी टीचर बीच में होता है, केंद्र में होता है, और जो वो कहता है विद्यार्थी उसको बिना किसी सवाल जवाब के क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। ठीक है, बिना तर्क के स्वीकार करते हैं, यानी तर्क करने की क्षमता उनमें नहीं होती है। तो यहाँ पे ये शिक्षक केंद्रित होती है, ये शिक्षण प्रक्रिया जो है एक तंत्र शासन में। अब ये शिक्षक जो कुछ कहता है, जो कुछ भी कहे या शिक्षा प्रदान करे या जो कुछ भी पढ़ाए, शिक्षार्थी क्या करते हैं, शिक्षार्थी बिना तर्क के उसे बिना तर्क के मानते हैं। ठीक है, यानी वो कोई तर्क वितर्क नहीं कर सकते, बिना तर्क के ही उनको स्वीकार करना है। विद्यार्थी इतना सीमित होते हैं उनके अधिकार, वहाँ पे टीचर ही सर्वे सर्वा होता है एक तंत्र शासन में। ठीक है, बिना तर्क के स्वीकार करते हैं, ऐसे आप लिख लें, स्वीकारते हैं। दूसरा जो राजनीतिक वातावरण में जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, वो होती है लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण। इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण कैसा होता है, लोकतांत्रिक प्रणाली का शिक्षण। देखिए, आज जिस शिक्षण को हम आप ग्रहण कर रहे हैं, ये शिक्षण लोकतांत्रिक शिक्षण में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कोचिंग संस्थान में हैं, आप हायर एजुकेशन में बैठे हैं, BA MA की क्लासेस में हैं। वहाँ पे क्या होता है कि आप पूरी तरह से टीचर की सारी बातों को नहीं मान लेते हैं, बल्कि उससे क्रॉस क्वेश्चंस भी करते हैं। यानी आप तर्क द्वारा या अपनी बुद्धि विवेक से आप सवाल पूछते हैं और उनका वो समाधान देते हैं। यहाँ पर टीचर और विद्यार्थी जो होते हैं, स्टूडेंट और टीचर दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे की बातों को सम्मान देते हैं, एक दूसरे के सवाल को सुनते हैं और फिर जवाब को सुनते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे शिक्षक और शिक्षार्थी, ये दोनों एक दूसरे की बातों को, शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक दूसरे की बातों को सम्मान देते हैं, एक दूसरे की बातों को सम्मान देते हैं। ठीक है, इसमें ये लोकतंत्र है। आप जिस देश में हैं, यहाँ लोकतंत्र है, और लोकतंत्र की यही मूल पहचान होती है कि यहाँ पर कोई अभिव्यक्ति जो है आपकी, उसको दबाया नहीं जाता है। आप अपनी बातों को कह सकते हैं और स्वतंत्र रूप से आप कह सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप डर के मारे कहें, आप खुले विचारों के हैं, आप खुले मन से अपनी बातों को कहें। अध्यापक उस बात को सुनेगा, जहाँ हो सकता है करेक्शन करने की वहाँ पे वो सुधार करेगा, क्योंकि अध्यापक का काम ही है विद्यार्थी की जो समस्याएं है उसका उपचार करना। यानी अगर विद्यार्थी में कोई परेशानी है किसी जानकारी को लेकर या कोई और भी दिक्कतें हैं ऐसी, तो फिर उन समस्याओं का उपचार करना ही टीचर का काम है और वो यहाँ पे करेगा।
तो ये दूसरी प्रणाली है शिक्षण की, लोकतांत्रिक प्रणाली। पहली क्या थी, एक तंत्र शासन में शिक्षण। दूसरा लोकतंत्र जो शासन है वहाँ पर कैसा शिक्षण होता है, दोनों में ये अंतर आपने देखा। एक होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। क्या होता है, हस्तक्षेप रहित, हस्तक्षेप रहित शिक्षण। ये क्या होता है, हस्तक्षेप शब्द का मतलब होगा कि कोई किसी हस्तक्षेप रहित है, उसमें ना टीचर और ना ही विद्यार्थी, ठीक है। एक मित्र के रूप में अध्यापक और टीचर और स्टूडेंट, ये दोनों आपस में क्या है, एक दोस्त की तरह व्यवहार रखते हैं और ऐसे बिहेवियर के साथ में एक दूसरे से सीखते और सिखाते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया भी शिक्षण की होती है जिसमें टीचर एक दोस्त की तरह आपके साथ रह के आपको सिखाता है, तो वो होता है हस्तक्षेप रहित। हस्तक्षेप का मतलब होगा कि बीच में कोई दीवार नहीं है। हस्तक्षेप जो होते हैं बीच में कि नहीं मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने दायरे में रहो, इस तरह की बातें नहीं होती हैं यहाँ पर। जब इस तरह की शिक्षण प्रणाली में आप और टीचर के बीच में कोई दायरा या फिर कोई दीवार नहीं होती है, आप मित्र के समान एक दूसरे से अपनी बातों को कह सकते हैं और बातों को सुन और समझ सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनको और अधिक सक्रिय होने में, यानी अपने फील्ड में और खुले मन से आगे बढ़ने में, रिसर्च करने में, चीज़ों को जानने और सीखने की जो जिज्ञासा होती है अंदर, ये बहुत तेज़ी से डेवलप होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ये, जैसे शिक्षण की प्रणाली पूछ लिया कि एक तंत्र शासन में शिक्षण, तो ऑप्शन में आपको दे सकता है कि किस तरह का शिक्षण होता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। आज हम इसके बाद में जो बात करेंगे मुख्य रूप से वो शिक्षण सूत्रों की बात करेंगे और कुछ शिक्षण सिद्धांतों की बात करेंगे। शिक्षण सूत्र क्या होते हैं और शिक्षण सिद्धांत क्या होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होते हैं, यानी टीचिंग के जो कारक होते हैं जिन्हें शिक्षण सूत्र आप कहते हैं, ठीक है। टीचिंग रूल कह सकते हैं आप या टीचिंग फार्मूला कह सकते हैं। ये होता क्या है, शिक्षण की जो प्रक्रिया है इसमें आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में बहुत सारे शिक्षा शास्त्री रहे हैं या फिर जो अनुभवी अध्यापक रहे हैं जिन्होंने शोध कार्य किया है, ऐसे बहुत सारे शिक्षा शास्त्री रहे हैं जो अपना अनुभव क्या करते हैं, अपनी डायरी में या फिर अपनी किताबों में लिखते हैं और वो ये कहते हैं कि शिक्षण का ये प्रमुख कारक है, ऐसा होता है, मेरा अनुभव है। ये 30 साल 40 साल 50 साल का उनका अनुभव है, तो कहीं ना कहीं वो बातें वो साबित किए हैं अपने पूरे करियर में कि नहीं ऐसा होता है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। तो जो उनका अनुभव होता है, जो उनके ज्ञान है, उनका शोध है, उन्हीं को जब एक लाइन में, एक सूत्र में वो बांध देते हैं और फिर उसे एक दो लाइन में लिखा जाता है, तो वही होता है सूत्र, ठीक है। शिक्षण सूत्र यानी शिक्षण के जो टीचिंग के जो फॉर्मूलेज हैं वो कि कैसे टीचिंग करना चाहिए। आप ऐसे आसान भाषा में समझें कि शिक्षण सूत्र का मतलब होगा कि कुछ अनुभवी अध्यापक और शिक्षा शास्त्रियों के शोध और उनके अनुभवों से कुछ रिजल्ट्स निकल कर आए हैं जो शिक्षण प्रक्रिया के लिए आवश्यक होते हैं और उन्हीं रिजल्ट्स को शिक्षण सूत्र नाम दिया गया, ठीक है। तो हम उनको देख लेते हैं। शिक्षण सूत्र ये क्या होते हैं, टीचिंग रूल्स क्या होते हैं या टीचिंग फार्मूला क्या होते हैं या टीचिंग मेथड पे भी आप इसको कह सकते हैं। ये समय समय पर लोगों का अपना अनुभव है जो लोग इसको दिए हैं। इसमें एक बात कही जाती है कि जो शिक्षण होता है, टीचिंग की प्रक्रिया हमेशा सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर। अब किसी अध्यापक का ये अनुभव ही होगा कि भाई 20 30 40 सालों तक उन्होंने पढ़ाया होगा और ये देखा होगा कि बच्चे कब ज़्यादा सीखते हैं, उनके सीखने की क्षमता या फिर जो हम दे रहे हैं आपको, ये आप कितना ज़्यादा आप आत्मसात कर रहे हैं, अपने अंदर ग्रहण कर पा रहे हैं या सीख पा रहे हैं, उसकी प्रभावशीलता है कि अगर आप ज़्यादा सीख रहे हैं इस विधि से पढ़ाने पर कि पहले हम आपको बहुत सरल तरीके से बताएं चीज़ों को, पाठ्य सामग्री को बताते समय पहले सरल बातें बताएं, आसान बातें बताएं, फिर धीरे धीरे कठिन की ओर लेकर जाएं आपको। तो ये किसी अध्यापक का अनुभव रहा होगा 20-30 सालों का, भाई जब मैं सरल से कठिन की ओर जाता हूँ तो बच्चे ज़्यादा रिजल्ट देते हैं और जब कठिन से सरल की ओर आते हैं तो बच्चे कम रिजल्ट देते हैं। तो अगर ऐसा उन्होंने अनुभव किया होगा तो ये बात सत्य है कि जब आपको सरल से आसान से कठिन की ओर ले जाया जाता है तो आपका इंटरेस्ट, आपकी क्षमताएं थोड़ा इंप्रूव होते होते आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सीख लेते हैं। तो एक तो हो गया सरल से जटिल की ओर। दूसरा सूत्र यह है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाए बच्चों को, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसका मतलब यह हो गया कि बच्चों को, सबसे पहले छात्रों को
वो बातें बतानी चाहिए जिसका उन्हें पूर्व ज्ञान हो, पहले से वो जानते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कि भाई आपसे मैं बात करूं किसी विषय पे और कहूं कि जो आप जानते हैं पहले मैं उसके बारे में चर्चा करूं। तो एक सामान्य सा व्यवहार होता है मानव का कि जब वो कोई चीज़ जानकारी उसके अंदर रहती है तो बात करने की उत्सुकता बढ़ जाती है उसकी, और अगर जानकारी नहीं है तो वो आपसे नजरें चुराएगा, वो कोशिश करेगा कि बात ना करनी पड़े हमें इस विषय पे। तो टीचर जो टीचर होते हैं उन्हें चूंकि आपको पाठ्यक्रम डिलीवर करना है, पढ़ाना है, तो फिर वो टीचिंग के दौरान, पढ़ाने के दौरान आपसे उन विषयों पर क्लास में आते ही पहले बात करेंगे जो आप जानते हैं पहले से। तो सारे बच्चे एकदम तैयार हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे उस पर बोलने के लिए, और जब वो एक्साइटेड हो जाते हैं तो उसी एक्साइटमेंट का फायदा अध्यापक उठाता है और फिर वो उन चीज़ों को बताता है जो आप नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये भी पढ़ाने का एक तरीका है और बढ़िया तरीका है। अगला सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। तो पहले बच्चों को क्या करना चाहिए, शिक्षण के प्रारंभ में जब शुरुआत करें, आप पढ़ाना शुरू करें, तो किसी भी बात को आप पहले मूर्त रूप में दें, यानी उनको बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े चीज़ों को। जैसे कि ऐसी चीज़ें आप सिखाएं जो दिखाई देती हैं, जो मूर्त रूप में हैं। ठीक है, जो एविडेंस के तौर पे उन्हें आप प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी आप कोई सिद्धांत पढ़ाने जा रहे हैं या कोई कल्पना आप पढ़ाने जा रहे हैं, कोई थीसिस पढ़ाने जा रहे हैं, तो उससे पहले आप कुछ उनको तथ्य दें जो कि उन्हें मालूम हो कि हाँ ये सही है, ये चीज़ मैंने अनुभव किया है कभी। ठीक है, तो जब वो उसमें लपेट जाएं, जैसे एक चींटी को ना चीनी का एक दाना दो, जब वो सारी चींटियाँ आके उस दाने में लिपट जाएं, तब फिर आप अपना काम करो जो भी करना है। उनको अगर कहीं और ले जाना तो एक दाना धीरे से खिसकाते जाओ, वो अपना स्थान बदलते जाएंगे। तो पहले मूर्त चीज़ों का अध्ययन कराइए, फिर अमूर्त चीज़ों का, यानी जो ज्ञात नहीं है, जो अज्ञात है, जिसके बारे में उन्हें कुछ पता भी नहीं है, तब आप उनका अध्ययन बाद में कराएं, जब बच्चों में खूब ठीक ठाक तरीके से क्रिएटिविटी बढ़ जाए और उनका इंटरेस्ट भी ठीक ठाक स्तर पे हो जाए, तब आप उन्हें सूक्ष्म जानकारी दें, तथ्यों की जानकारी दें जो उन्हें नहीं पता है। तो ये होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर ज्ञान टीचर जो होता है, टीचिंग का काम है, वो एक सूत्र ये भी है कि विश्लेषण से संश्लेषण की ओर आप पढ़ाएं। अब ये शब्द क्या होते हैं, इन सब का अर्थ आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जब आप मीनिंग आपको पता होता है तो जो भी प्रश्न वो बनाए, मैं यहाँ प्रश्नों की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर कोई भी प्रश्न बनाए, लेकिन अगर इन शब्दों को वहाँ पे रख रहा है तो इन शब्दों की मीनिंग से आप आंसर कर पाएंगे। तो विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जाना है। तो क्या करना चाहिए अध्यापक को टीचिंग की प्रक्रिया में, सबसे पहले विषय वस्तु जो है आपका, जो भी पाठ्यक्रम आप वहाँ पढ़ा रहे हैं, उसका विश्लेषण करें। विश्लेषण का मतलब आप कह सकते हैं उसका पोस्टमार्टम करें, उसके अलग अलग पार्ट को, सब सारे पार्टों को आप पहले बिखरा दें, छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके आप पढ़ाएं। विश्लेषण का मतलब यही होता है कि जी पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को आप कई भागों में क्या करें, उसके अलग अलग पहलुओं को अलग अलग तरीके से आप बच्चों को बताएं। और जब सारे पहलुओं को आप बता लें, तब फिर बात आती है संश्लेषण की, यानी आपने पहले उनको तोड़ फोड़ दिया है अच्छे से सारे टॉपिक्स को, और अब बात आती है कि संश्लेषण की। तो फिर अब उन सारे जितने भी पहलू आपने बताए, उन सारे पहलुओं का अरेंजमेंट कीजिए, आप सीक्वेंस में लगा दीजिए, और फिर आप बच्चों से पूछिए तो वो कहेंगे पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको समझ में आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका है पढ़ाने का, और बेहतर तरीका है कि पहले टॉपिक का आप विश्लेषण कर दें, उसे छोटे छोटे भागों में बांट दें, और फिर उन सभी भागों को जोड़ें। जब छोटे छोटे भागों में आप बांट देंगे तो बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी समझ लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको विशेषता तक आके रोक दिया था क्लास। आज मैं शिक्षण सूत्रों की बात कर रहा हूँ, एक दो टॉपिक पे और बात करूँगा, लेकिन जो मेरी लास्ट क्लास होगी इस टॉपिक पे, उसमें हम कहीं ना कहीं आपके सारे टॉपिक को एक बार फिर से चर्चा कर लेंगे, यानी रीअरेंजमेंट करेंगे सबका, कि पूरे के पूरे शिक्षण जो अक्षमता है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, उस पूरे में आपने क्या पढ़ा, ये मैं कैलकुलेट करूँगा वहाँ पे। तो ये भी बहुत बढ़िया तरीका है, लोड नहीं बढ़ता, बच्चे कंफ्यूज नहीं होते हैं कि इसकी हेडिंग उसके लाइन में, उसकी हेडिंग उसकी लाइन में, इस तरह की समस्याएं नहीं आती हैं। एक सूत्र होता है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। इसमें क्या करना चाहिए एक शिक्षक को, एक टीचर को पढ़ाते समय, यानी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान चीज़ों को पहले, पूरे टॉपिक को आप विद्यार्थी के सामने इंट्रोडक्शन के तौर पे आप रखें। जैसे कि मैं इस क्लास को शुरू करने से पहले एक इंट्रोडक्शन की क्लास आपके साथ लिया था मैंने। इंट्रोडक्शन को लेने के बाद में फिर आप क्या करें कि उसके अलग अलग पार्ट को, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में उसको पढ़ाएं। इससे क्या होगा कि शिक्षण की जो प्रक्रिया, यानी टीचिंग की जो प्रक्रिया, ये ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ये सिद्ध होती है कि
बच्चे इसमें ज़्यादा सीख पाते हैं। पहले पूरे के पूरे सिलेबस को रखा जाए और फिर उसके अलग अलग यूनिट्स में बांट दिया जाए और फिर एक एक यूनिट्स के महत्वपूर्ण भागों को डिवाइड करके बच्चों को पढ़ाया जाए। तो ये होता है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण का मतलब हो गया पूरा सिलेबस, अंश का मतलब हो गया उसके छोटे छोटे भागों को अलग करके पढ़ाया जाए। ठीक है, ये प्रभावशाली होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है। अगला जो सूत्र है वो विशेष से सामान्य की ओर जाना चाहिए, विशेष से सामान्य की ओर। इसे ही आगमनात्मक विधि भी कहा जाता है, आगमनात्मक या इंडक्टिव मेथड। इसको हम अलग अलग जगहों पर और भी पढ़ेंगे। ठीक है, आगमनात्मक विधि, इंडक्टिव मेथड। इसमें क्या होता है कि पहले विद्यार्थी के सामने एक टीचर क्या करता है, एक विशिष्ट उदाहरण रखता है, कोई बहुत विशेष उदाहरण, और एक मान लीजिए कि कोई घटना रख देता है और एक विशेष उसी घटना के सहारे वो एक सामान्य नियम पर पहुंचता है। जैसे कि जब एक टीचर 25 साल तक पढ़ाया होगा, 30 साल तक, तो ये उसके लिए एक विशिष्ट घटना है कि भाई 30 साल का समय उन्होंने इन्वेस्ट किया। उसके बाद उन्होंने ये बात कही कि सरल से जटिल की ओर जाना चाहिए। ये एक नियम है और ये सामान्य नियम है। आज आपके लिए एकदम सामान्य नियम है, हमारे लिए एकदम सामान्य नियम है। लेकिन ये सामान्य नियम कब बना, जब 25 से 30 साल 40 साल का अनुभव इस पर लगा तब बना। तो ये 25 से 30 साल की मेहनत विशिष्ट हो गई कि नहीं हो गई। तो विशेष से सामान्य की ओर जाने का अर्थ यही होता है कि कोई विशिष्ट घटना, कोई विशेष घटना, स्पेशल घटना हो जो बहुत कम होती हो, उसके बाद में फिर हम एक सामान्य नियम की ओर पहुंचे, एक सामान्य नियम दे सकें बच्चों को कि बच्चों ऐसा होता है। क्यों होता है, आपने घटना देखी थी ना, उस घटना के सहारे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ये होती है आगमनात्मक विधि। ठीक है, या आगमनात्मक तर्क आप कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये सिद्धांत हैं कुछ जो आप ध्यान में रखिएगा। किताब आप पढ़ेंगे तो और भी सिद्धांत मिलेंगे, सूत्र मिलेंगे, उनको आप पढ़िएगा। इतने इंपॉर्टेंट हैं इसलिए क्योंकि ये सामान्य है जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इनका आप विश्लेषण करने के लिए नहीं, इनको क्वेश्चंस में दे करके पूछ लेगा। आगमनात्मक विधि, ऐसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, कई बार ये पूछा है कि आगमनात्मक तर्क जो होता है या इंडक्टिव जो लॉजिक होता है उसका क्या अर्थ है। और ऑप्शन में आपके दिया रहेगा विशेष से सामान्य की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, जटिल से कठिन की ओर, कठिन से सरल की ओर। इस तरह से ऑप्शन दे करके वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब इतना देखने के बाद में जब शिक्षण सूत्र आपने देख लिया तो अब बात आती है कि शिक्षण के कुछ सिद्धांत भी होंगे। ये तो सूत्र हैं जो लोगों के अनुभव, लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया, ये वो चीज़ें हैं। लेकिन कुछ शिक्षण के सिद्धांत भी होते होंगे। बिना सिद्धांत के इतनी बड़ी प्रक्रिया को संचालित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हर काम के पीछे कोई ना कोई नियम, कोई ना कोई सिद्धांत काम करता है, चाहे वो प्राकृतिक सिद्धांत हो या मानवीय सिद्धांत हो। तो शिक्षण भी एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया, अगर ये चल रही है प्रक्रिया आज, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई थियरी तो काम कर ही रही होगी। तो हम उन सिद्धांतों पर बात करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो शिक्षण सूत्र देखने के बाद में अब हम देखते हैं शिक्षण के सिद्धांत क्या हैं। देखिए, एक नाम आता है एग्जाम में कि शिक्षण का सिद्धांत जो है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। शिक्षण के सिद्धांत, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जो शिक्षण की प्रक्रिया जो है, जो टीचिंग है, पढ़ाने की जो प्रक्रिया है, इसको क्या करते हैं, प्रभावशाली बना देते हैं। यानी बच्चे और बेहतर तरीके से पढ़ते हैं और अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कुछ सिद्धांत हैं। तो सिद्धांत शब्द का जो इस्तेमाल किया गया, सबसे पहले इसका प्रयोग किया था जेरोम ब्रूनर थे। 1963 में इन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ये नाम आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 1963 में इन्होंने शिक्षण के सिद्धांत शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि शिक्षण के सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो शिक्षण के सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम ब्रोनर ने किया था, जेरोम, 1963 में। ठीक है, इन्होंने कुछ सिद्धांत और भी जिक्र किया, जैसे अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। ठीक है, कुछ सिद्धांतों को हम यहाँ देख लेते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या कहता है कि अभिप्रेरणा मतलब जिज्ञासा कह सकते हैं। छात्रों के बीच में अक्सर आप एक अध्यापक को पढ़ाने के दौरान नई नई बातों की भी चर्चा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो विद्यार्थी होता है वो सीखने के लिए गया है, उसका नेचर भी है कि वो नई नई बातों को ज़्यादा भाव देता है, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ सीखता है। तो
बीच बीच में शिक्षण के दौरान कुछ नई बातों की चर्चा कर लेनी चाहिए। इससे बच्चों में क्या होती है, जो जिज्ञासा है वो थोड़ा थोड़ा शांत होती है। ठीक है, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो अचानक से आपको याद आया कि अमेरिका में कुछ उथल पुथल चल रहा है, सर वहाँ पे जो चल रहा है ये कैसे होगा। बहुत सारे बच्चों की प्रवृत्ति होती है जो क्लास में पूछ भी लेते हैं क्वेश्चन इस तरह का, और कुछ अध्यापक होते हैं जो खुशी से उसको बताते भी हैं, और कुछ होते हैं तो चुपचाप बैठे रहो बाद में बताएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जिज्ञासा है उसको आप शांत करें, नहीं तो फिर वो उलझ जाएगा उसी में। तो शिक्षण का ये एक पहला सिद्धांत है जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। ये कहता है कि छात्रों में नई बातें जानने की जो जिज्ञासा होती है उसे अध्यापक को क्या करना चाहिए, शांत करना चाहिए। विभाजन का सिद्धांत एक काम करता है टीचिंग में। विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि विषय वस्तु को, जो आपका पाठ्यक्रम है जो आप पढ़ा रहे हैं, यहाँ सारी बातें शिक्षण के संदर्भ में हो रही है, यानी टीचिंग के संदर्भ में बातें हो रही हैं। तो जो विषय वस्तु आप पढ़ा रहे हैं उसे सरल बनाने के लिए क्या करें, विषय का विभाजन करें, यानी विषय को, पाठ्यक्रम को कई भागों में तोड़ दें फिर आप पढ़ाएं। ठीक है, यानी आप अगर विषय वस्तु भले ही एक ही भाग में दिया हो, लेकिन आप उसे सरल बनाने के लिए और प्रभावशाली बनाने के लिए आप उसे क्या करें, कई पार्ट में डिवाइड कर दें, जिससे कि बच्चे उसमें और इंटरेस्ट लेंगे। कैसे, क्योंकि जब चीज़ें छोटे छोटे पार्ट में होती हैं तो फिर वो मिक्स नहीं होती हैं, उनमें याद रखने की जो क्षमता होती है वो बनी रहती है, बरकरार रहती है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए किसी भी अध्यापक को पढ़ाने के दौरान। ये शिक्षण के यानी टीचिंग के ही सिद्धांत हैं, मुझे भी ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, मनोरंजन का सिद्धांत भी एक है, मनोरंजन का सिद्धांत। आपने अक्सर देखा होगा कि क्लास में अध्यापक पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी कुछ इधर उधर की भी बातें करने लगते हैं इंटरटेनमेंट के लिए, वही होता है मनोरंजन का सिद्धांत। इसके फायदे क्या होते हैं कि जो क्लासेज लंबी समय तक चलनी है, जैसे 3 घंटे 2.5 घंटे की क्लासेज चलनी होती हैं, उन क्लासेज में विद्यार्थी बोर होने लगते हैं। अगर आप सीरियसली क्लास ले रहे हैं और पढ़ाते जा रहे हैं 2 घंटे 2.5-3 घंटे तक, तो बच्चे बोर हो जाते हैं। लेकिन अगर बीच बीच में 30-40 मिनट पर या 1 घंटे पर कुछ बातें आप ऐसी कर लें जो थोड़ा सा मनोरंजन तरीके की हो, जैसे कुछ फनी जोक्स हो गए, या फिर कोई ऐसी स्टोरी जो थोड़ा सा हास्य हो, हंसने योग्य हो, इस तरह की बातें अगर आप कर लेते हैं तो बच्चों में थोड़ा सा क्रिएटिविटी है वो बढ़ जाती है, और वो थकान जो होती है उनकी 1.5 घंटे 2 घंटे बैठने की, वो थकान कम हो जाती है। ठीक है, तो मनोरंजन का भी सिद्धांत काम करता है। एक होता है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत, देखिए ये किसी रुचि का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, यहाँ रुचि का मतलब इंटरेस्ट है। ठीक है, ये तो आप सोच लें कि ये कोई पर्सन है जिन्होंने ये सिद्धांत दिया, ऐसा नहीं है। रुचि का मतलब यहाँ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो वास्तविक रुचि पैदा करनी चाहिए बच्चों में। एक टीचर के अंदर ये गुण होना चाहिए कि बच्चों में टॉपिक के प्रति, जो उनका सिलेबस है, जो वो पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक में उनके अंदर जो रियल में इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। आप उस टॉपिक को इतना व्यवस्थित और इस तरीके से आप डिलीवर करें बच्चों के बीच में कि वो सिर्फ दिखावा ना करें, बल्कि अंदर से इच्छा आनी चाहिए कि नहीं, मुझे सीखना है ये। इसके लिए अध्यापक क्या करते हैं, शुरुआत में उस टॉपिक के बारे में बहुत सारा इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं जिससे बच्चे इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इसी का एक तरीका ये होता है कि क्लास में पहले आप अपने टॉपिक से संबंधित, जो भी आपको पढ़ाना है उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं बच्चों से। और जब प्रश्न पूछ लेते हैं तो बच्चे उसका जवाब जब नहीं दे पाते हैं तो उसका जवाब जानने की इच्छा अंदर पैदा हो जाती है, और जब जानने की इच्छा जागृत होती है मन में, तब वो बहुत ध्यान से बैठकर सुनते हैं आपको। ठीक है, तो रुचि, इससे इंटरेस्ट पैदा होता है, प्रश्न पूछने से बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होता है उसका आंसर जानने की। ठीक है, ये है रुचि का सिद्धांत। संशोधन का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। संशोधन का सिद्धांत क्या कहता है, एक शिक्षक को या एक टीचर को टीचिंग के दौरान, भाई आप टीचर हैं तो करना क्या है कि आपको अपने टीचिंग प्रक्रिया को स्टेबल बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमेशा जो आपके पास ज्ञान है उसको अपडेट करते रहना चाहिए, यानी संशोधन करते रहना चाहिए। अगर आपका विषय, जैसे मान लीजिए किसी का विषय इकोनॉमी है और वो क्लास में 10 बजे पहुंच रहा है और सुबह 7 बजे ही वो उसने न्यूज़पेपर पढ़ा और देखा कि डॉलर का मूल्य 82 रुपया है, कल ये मूल्य कितना था, 81 रुपया था। क्लास में पहुंचते ही पूछ लिया कि बच्चों डॉलर की कीमत क्या है इस समय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में। उसी में किसी बच्चे ने हाथ उठाया कि सर 81 रुपया। तभी टीचर ने कहा ये हुई ना बात, 8 बजे सोकर उठे हो और 7 बजे न्यूज़पेपर आता है, 8:30 बजे आप क्लास ले रहे हो, इसका मतलब न्यूज़पेपर आज नहीं पढ़े हो। अब सारे बच्चों में तुरंत मोबाइल निकलेगी, कुछ लोग ढूंढेंगे उसको, कुछ सर्च करेंगे। ये उनके अंदर क्या हुआ कि आपने अपने नॉलेज को क्या किया है, थोड़ा सा संशोधित किया, इससे बच्चों में उत्सुकता बढ़ गई है।
कि सर बहुत अपडेट रहते हैं, तुरंत कोई भी बात इनकी हो सकता है कि अभी 1 घंटे पहले की घटना हो, तो इससे बच्चों में इंटरेस्ट बना रहता है, वो पढ़ते हैं और अच्छे से आपको सुनने की प्रयास करते हैं। या कल की ही कोई घटना है, अगर आपका विषय है, आप पॉलिटी पढ़ा रहे हैं और पॉलिटी में कल संसद में कोई संशोधन हुआ है, अगर आपने अपने अंदर वो संशोधन नहीं किया, फिर उस टॉपिक से संबंधित कोई कानून बना या कोई भी बिल पारित हुआ या बजट आया है, अगर इस तरह का संशोधन अपने टॉपिक पे आप नहीं करते हैं, तो फिर वो आपका जो ज्ञान है ना, वो बहुत पुराना हो जाएगा और उसमें इंटरेस्ट बच्चों का कम हो जाएगा। और जब आप अपडेट रहते हैं तो बच्चे जानने की इच्छा भी रखते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो एक टीचर को अपने अंदर रखनी ही चाहिए और टीचिंग के दौरान इसका प्रयोग करना चाहिए। फिर एक होता है उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। ये क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत ये क्या कहता है? उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत बताता है कि शिक्षक द्वारा जो बच्चों में त्रुटियां हैं यानी कमियां हैं, उनको नोटिस करना चाहिए लगातार। ऐसा नहीं कि आपका काम सिर्फ किताब, आप क्लास में गए और लेक्चर दे के चले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ क्लास लेने पहुंच रहे हैं। तो इससे जो बच्चों में जो उनके अंदर जो कमियां हैं, उस कमियों को अगर आप नोटिस नहीं करेंगे तो फिर उनको आप दूर कैसे करेंगे? तो आप त्रुटियों को पहचानें और उसको समय से दूर कर दें, तो आप एक अच्छे अध्यापक हैं और आपकी जो अध्यापन क्रिया है यानी शिक्षण है वो प्रभावशाली भी साबित होगी लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये सिद्धांत यही कहता है कि आप उपचारात्मक यानी आप एक डॉक्टर की तरह काम करें विद्यार्थियों के साथ, यानी आप उनकी बीमारी भी पकड़ें और उसका इलाज भी करें। यही होता है क्या? उपचारात्मक। एक सिद्धांत होता है पुनरावृत्ति और अभ्यास का सिद्धांत। क्या है? पुनरावृत्ति और अभ्यास, यानी रिपीट और प्रैक्टिस। पुनरावृत्ति का मतलब होगा रिपीट करना। ठीक है, ये छोटी क्लासेस में अक्सर होता है क्योंकि छोटे बच्चे बहुत जल्दी जल्दी भूल जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल समझते नहीं हैं। तो होता क्या है कि एक शिक्षक को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे छोटे हैं तो उनको लगातार उसको क्या करें, रिवीजन करवाएं और उसी टॉपिक से संबंध में प्रैक्टिस भी करवाएं, क्यूसीए दें या क्लास में खड़े होकर के मौखिक सवाल पूछें। यानी बच्चों में वो चीज़ बार बार रिपीट होना चाहिए, तभी उनको क्या होगी, याद रहेगा। आपने आज पढ़ा दिया और 1 हफ्ते बाद आप पूछ रहे हैं तो शायद वो भूल जाए पूरा का पूरा, लेकिन आज आपने पढ़ाया और पढ़ाने के तुरंत बाद आपने पूछा बच्चों समझ में आया, उन्होंने कहा जी आ गया समझ में, फिर आपने कहा अच्छा ठीक है तुम खड़े होकर बताओ क्या है। तो ये इससे क्या होगा कि उनके अंदर ये होगा कि सर जाने से पहले 2-4 क्वेश्चन तो दे ही जाएंगे, पूछ लेंगे, और ये नहीं पता किससे पूछेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगले दिन के लिए आप होमवर्क दे दें कि रिवीजन करके आना, अगले दिन वो टॉपिक का रिवीजन करके आए, फिर आपने कहा अब इसका हम प्रैक्टिस कराते हैं, फिर आप बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रहे हैं और फिर किसी बच्चे को खड़ा करके आप सवाल पूछ रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है बहुत प्रभावी होती है और बच्चे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है और यूजफुल भी काफ़ी है। ठीक है, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत भी काम करता है। किसी भी घटना को जीवन के साथ जोड़कर पढ़ाएं आप, जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत ये क्या है? जब आप कोई विषय वस्तु पढ़ा रहे होते हैं कोई भी, उसको अगर आपके पास उदाहरण मिल रहे हैं उस टॉपिक से, तो आप उसे ढूंढिए, उदाहरण ढूंढ करके जब आप किसी अपनी लाइफ में होने वाली घटनाओं से जब आप उस टॉपिक को जोड़ देते हैं तो वो एक स्टोरी की तरह बन जाती है और वो बच्चों में ज़्यादा समय तक याद रहती है, उनको समझने में भी बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो ये कुछ शिक्षण के सिद्धांत हैं जो कि महत्वपूर्ण है, आप इनको ध्यान में रखें और एग्जाम में इनके अर्थ को आप ध्यान में रखें। एग्जाम में एक्सप्लेनेशन और ये स्टेटमेंट के तौर पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, खासकर यूजीसी में आपने देखा होगा कि फर्स्ट पेपर में कोई फैक्ट नहीं है। आप अगर आपको लगता हो कि फर्स्ट पेपर फैक्चुअल होता है तो बिल्कुल नहीं, कभी मत ये गलती करना, क्योंकि फर्स्ट पेपर में कोई फैक्ट है ही नहीं। अब इसमें क्या इसे आप फैक्ट कहेंगे या डाटा कहेंगे, कुछ भी नहीं, ये सब का सब कॉन्सेप्ट है, एक एक शब्द अपने आप में एक सिद्धांत के रूप में है और इनको समझने की ज़रूरत है। यदि आपने समझ लिया फर्स्ट पेपर को तो फिर कोई मुश्किल नहीं है। जो आपका सब्जेक्ट है उसमें तथ्य है, उसमें डाटा है, वो आपको रटना भी हो सकता है, याद भी करना पड़ सकता है या फिर समझना भी पड़ सकता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में कोई तथ्य नहीं है। आप अगर सोचें कि मैं याद करके फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लूँ, नहीं हो सकता भैया, क्योंकि ये सब के सब कॉन्सेप्ट हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके नॉलेज को इम्प्रूव कर ही नहीं रहा, आपके नॉलेज के लिए पेपर है ही नहीं। तो अगर आपकी नॉलेज के लिए नहीं है तो फिर इसमें नॉलेज दिया कहाँ जाएगा सिलेबस में? कोई नॉलेज की बातें मैंने अब तक किया आपसे? नहीं किया, क्योंकि नॉलेज के लिए आपका अपना विषय है, ये तो उस नॉलेज को
कैसे और प्रभावी तरीके से डिलीवर कैसे करेंगे, आप कैसे पढ़ाएंगे, बच्चे कैसे समझेंगे, इन्हीं सारी बातों पे तो ये टॉपिक है। भाई पूरा का पूरा सिलेबस फर्स्ट पेपर का आपका इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि आप कैसे एक सफल अध्यापक बनेंगे और कैसे आपकी जो टीचिंग प्रक्रिया है वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावी होगी, यही बात है पूरे के पूरे पेपर में। तो यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट है। बहुत से लोगों से मैंने सुना कि फर्स्ट पेपर कैसे तैयार करें, मुश्किल और कुछ नहीं है, मुश्किल बस इतना है कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपकी आदत में आ गया है चीज़ों को याद कर लेंगे। भाई आप याद तो कर सकते हैं, ये 4 से 5 सूत्र आप सिद्धांत को रट लें, लेकिन एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे? अब जब तक आपको इनका अर्थ नहीं पता होगा और जब तक आप इन्हें पढ़ेंगे नहीं, थोड़ा सा डिस्क्राइब करके नहीं पढ़ेंगे, तो फिर कोई मतलब नहीं है रटने का। आप रटे रहें, शब्दों में बदलाव कर देगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो फर्स्ट पेपर कॉन्सेप्ट है, वो शुद्ध कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि तथ्य ये देगा नहीं। कारण यही है कि आपकी तथ्यात्मक जानकारी जज नहीं करना, उसे आपकी जो समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, आपकी जो क्षमता टीचिंग की है, उसे जज करना है। एनटीए का ये उद्देश्य है। ठीक है, तो ये शिक्षण के सिद्धांत हैं, तो आप ध्यान में रखिए। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं शिक्षण सहायक सामग्री पे। ये तो बात हो गई शिक्षण क्या है, शिक्षा क्या होती है, उसके उद्देश्य, शिक्षण के सूत्र क्या हैं, कुछ सिद्धांत हो गए शिक्षण के। तो अब बात कर लेनी जरूरी है कि शिक्षण के दौरान जो सामग्री होती है, मटेरियल्स, वो क्या होती हैं। यानी एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में जो तीसरा फैक्टर मैंने पिछली क्लास में बताया था, जो तीसरा चर बताया था या ध्रुव या वेरिएबल्स, वो क्या है? पाठ्यक्रम। मैंने बताया था कि एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में पाठ्यक्रम होता है, वही कनेक्ट करता है दोनों को। भाई मैं पाठ्यक्रम पढ़ा रहा हूँ और आप पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि जो शिक्षण है उसको टीचिंग के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें होनी चाहिए जो सहायता करती हैं एक टीचिंग को और बेहतर तरीके से प्रभावी बनाने में। ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, ध्यान से आप इसको समझने पर आप कंसंट्रेट होकर बैठिए। शिक्षण सहायक सामग्री ये क्या होता है? देखिए, जब एक अध्यापक पढ़ाते समय विषय या पाठ्यक्रम को समझाने के लिए, यानी आप तक डिलीवर करने के लिए जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है, अध्यापक पढ़ाते समय जिन जिन वस्तुओं का प्रयोग करता है वो क्या कहलाता है? शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करता है। यानी हम आपको पढ़ाने के लिए इस मार्कर से लेकर के इस बोर्ड और उस फोन या आपके मोबाइल, लैपटॉप या टैब तक जितने भी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है इस टीचिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, वो सब क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री होती हैं। ठीक है, आप इस भाषा में समझें कि जितने भी साधनों का हम उपयोग कर रहे हैं आप तक नॉलेज को डिलीवर करने के लिए, वो सब क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री हैं, यानी टीचिंग की प्रक्रिया को सहयोग कर रही हैं। 3 प्रकार से ये हो सकती हैं। शिक्षण सहायक सामग्री कितने प्रकार की हो सकती है? 3 प्रकार की। पहला प्रकार जो होगा वो दृश्य है। दृश्य का मतलब होता है विजुअल, जो दिखाई देता है, जो क्या होता है? दिखाई देता है। यानी अगर आप इन्हें वस्तु के रूप में देखें तो वीडियो एड्स, क्या? वीडियो एड्स। तो दृश्य सामग्री हो गया, सामग्री। ठीक, दूसरा, एक तो साधन वो होगा जिससे आप क्या करते हैं? देखते हैं। जिन्हें छात्र देख सकते हैं उनको क्या कहते हैं? दृश्य सामग्री कहते हैं। एक तो होगा श्रव्य साधन। श्रव्य साधन, श्रव्य का मतलब सुनना होता है। क्या होता है? सुनना, श्रव्य साधन या ऑडियो एड्स। ठीक है, ये क्या होता है? यानी जब छात्र सिर्फ सुनते हैं, जैसे कि आप ऑल इंडिया रेडियो पे सुनते हैं, वहाँ आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बस आप इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं, वो क्या है? श्रव्य साधन है। ठीक है, जब आप न्यूज़ सुनते हैं, पहले रेडियो पे न्यूज़ सुनते थे तो वहाँ पे श्रव्य साधन था वो। इसमें हम एग्जाम्पल सभी लेंगे, आपके साथ ही बात करेंगे। यानी जब छात्र सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है वो श्रव्य साधन होता है। और एक तीसरा जो होता है दृश्य श्रव्य साधन होता है। क्या होता है? दृश्य श्रव्य साधन। दृश्य श्रव्य साधन का मतलब होगा दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है। जैसे आप इस समय वीडियो लेकर बैठे हैं, मोबाइल या लैपटॉप, उसमें
आप हमें देख भी रहे हैं और हमें सुन भी रहे हैं। ठीक है, तो जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनको कहते हैं, अंग्रेजी में भी आप ध्यान में रखें क्योंकि कभी कभी हिंदी के शब्द थोड़ा सा टफ हो जाते हैं। ठीक है, ऑडियो विजुअल एड्स देखते हैं एक एक करके। दृश्य साधन वे उपकरण जिन्हें छात्र देख सकते हैं। उदाहरण में जैसे आपने देखा होगा चार्ट है, मैं यहाँ पे जो बना रहा हूँ इसे आप देख सकते हैं। चार्ट हो गया, मानचित्र है, मॉडल है, बहुत सारे जो बनते हैं, स्लाइड्स वगैरह होती हैं, फिल्म स्ट्रीम है, इन सबको क्या करते हैं आप देख पाते हैं। ग्राफ्स है, चित्र, रेखा चित्र हो गया, पत्रिकाएं हो गई, मैगजीन वगैरह, इन सबको क्या कर रहे हैं आप देख पा रहे हैं। तो ये सब क्या है, दृश्य साधन है जो टीचिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो टीचिंग को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो हैं वे वस्तु जिन्हें छात्र देख सकते हैं। जैसे चार्ट है, ग्राफ है, रेखा चित्र है, फिल्म स्ट्रीम है, इस तरह के ऐसे बहुत सारे साधन हैं जो आप देख सकते हैं। मॉडल वगैरह होता है, जो पत्रिकाएं हैं, मैगजीन वगैरह, आप किताब लेकर बैठे हैं, वो भी दृश्य साधन है। पत्रिकाएं हैं। ऐसे आप भी सोच समझ के कि जो देख सकते हैं और जिससे देख करके आप सीख रहे हैं, बस वो बोल नहीं रहा है, जिसको आप देख रहे हैं वो बोल नहीं रहा है, सिर्फ दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, दृश्य साधन हो गया। ठीक है, दूसरा श्रव्य साधन है, जैसे रेडियो, टेप रिकॉर्डर है, ग्रामोफोन है नहीं। रेडियो भी आप क्या करते हैं, सिर्फ सुन सकते हैं। टेप रिकॉर्डर आप सिर्फ सुन सकते हैं, ना तो उन्हें देख सकते हैं, आप उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख सकते। टेप रिकॉर्ड्स हो गया। यहाँ पे आप क्या करें, दृश्य सामग्री में आप देख सकते हैं चीज़ों को, लेकिन सुन नहीं सकते। यहाँ श्रव्य साधन में आप सुन तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते हैं। एक शब्द और, ग्रामोफोन वगैरह जो होते हैं ना, ग्रामोफोन है। तो ये सब क्या है भाई, एक तो दिखाई दे रहा है पर सुनाई नहीं दे रहा है, दूसरा सुनाई दे रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक तीसरा एड भी इसमें आता है जो दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। ठीक है, इसका संबंध छात्रों के आंख और कान दोनों से होता है, दृश्य श्रव्य साधन से इसका जो रिलेशन है आपका, आप सुनते भी हैं और आप अपनी आंखों से क्या करते हैं, देखते भी हैं। जैसे मल्टीमीडिया है, फोन आपके हाथ में जो है, मल्टीमीडिया। फिल्म है, यानी जो आप पिक्चर देखते हैं, है कि नहीं, चलचित्र जिसे कहते हैं, सिनेमा, इसने एक शब्द बढ़िया इस्तेमाल किया, चलचित्र। चलचित्र का मतलब हो गया जो चलने वाला चित्र होता है, जैसे मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ चलता हूँ ना, इसको बोलते हैं। शब्द बड़े अच्छे अच्छे हैं फर्स्ट पेपर में, चलचित्र या सिनेमा, ये फिल्म, पिक्चर है, चीज़ें आपके जीवन से ही जुड़ी हुई, और इतनी आसान चीज़ें हैं कि कुछ पूछो मत। अब ये सारी चीज़ें तो आप दिन भर इन्हीं के बीच में रहते हैं, लेकिन ये शब्दों का जो चयन किया है यूजीसी ने, एनटीए ने, वो शब्द बड़े खतरनाक देते हैं हिंदी के, इस वजह से ये कठिन हो जाता है। फिल्म और सिनेमा या चलचित्र का मतलब वीडियोज़, इसके बारे में आप आज से नहीं बहुत दिनों से जानते होंगे। ठीक है, लेकिन अब ये कभी कोई एग्जाम में एक दो बच्चों को मैं जानता हूँ जिन्होंने चलचित्र के बारे में पूछा है मुझसे कि ये चलचित्र क्या होता है। चित्र तो बात समझ में आ रही है जो फोटो फ्रेम में लगा होता है, लेकिन चलचित्र क्या। मैंने कहा कि अगर फोटो फ्रेम में जो चित्र लगा जब वो चलने लगे तो वो चलचित्र हो गया। ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखें, ये शब्दावलियाँ बहुत परेशान करती हैं। समाचार वीडियो है, समाचार वीडियो, या जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड, या इसी को श्याम पट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्याम पट। आपने पहले अगर कोई प्राइमरी स्कूल में पढ़े हों आज के 10-15 साल पहले, तो आपको वहाँ श्यामपट शब्द खूब आप अच्छे से जानते होंगे। उठाकर लाते थे हम लोग भी स्कूल में, बाहर लगाते थे उसको, और फिर सर आते थे और उसी पे पढ़ाते थे। जैसे कि मैं आज आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो ये भी एक श्यामपट ही है। तो ये कैसे चलचित्र है, ये कैसे दिखाई दे रहा है उसमें, क्योंकि इस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ अकेला नहीं है ये बोर्ड, इसके साथ मैं भी इंगेज हूँ। ठीक है, तो इस वजह से ये इसमें आ जाता है दृश्य और
श्रव्य में, यानी दिखाई भी दे रहा है आपको और मैं बोल रहा हूँ जो सुनाई भी दे रहा है आपको। नाटक हो गया, नाटक, बहुत से लोगों ने नाटक देखा भी होगा। नाटक है, नाटक मतलब तो किसी एक स्टोरी पे 4-6-10 कलाकार मिल करके पूरी स्टोरी को करते हैं। जैसे अब आजकल तो पिक्चर जो बनती है या जो शॉर्ट फिल्म बनती हैं, छोटी फिल्में बनती हैं, उसे भी आप नाटक कह सकते हैं। लेकिन अब चूंकि वो फिल्में हैं और यही चीज़ जब आप आमने सामने लाइव देखते हैं आपके घर के आसपास या मेले में, अक्सर ये घटना मेले में देखने को नाटक मिलता है, ठीक है। ये सब क्या है, ये दृश्य श्रव्य सामग्री हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है। संवाद है, प्रदर्शन वगैरह, ये सभी इसी में शामिल होते हैं। तो आगे हम इसी क्लास को थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, इस पे और बातें हम करेंगे अगली क्लास में, कि जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है या साधन होते हैं, इनकी कुछ विशेषताएं, इनके महत्व, क्योंकि आज का जो टीचिंग है इस पे कम है और इस पे भी कम ही है, लेकिन ये वाला मेथड ज़्यादा चल रहा है। आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, वीडियो से जुड़े हुए हैं, आप मोबाइल से जुड़े हैं, लैपटॉप से आप पढ़ रहे हैं, तो ये तकनीक है। आप शिक्षण में आईसीटी कह सकते हैं, आईसीटी भी आपको पढ़ना ही है। तो शिक्षण प्रक्रिया में जो आईसीटी है, इस वजह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज आपका मैक्सिमम एजुकेशन जो हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, इन्हीं साधनों के माध्यम से आप सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ी सी बातें और कर लेनी चाहिए। तो अगली क्लास में हम दृश्य श्रव्य साधन के विशेषताओं पे और उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, सीमाएं क्या हैं, इसमें सावधानियां क्या होनी चाहिए। सावधानियां जैसे अब पता लगा आप क्लास करने के लिए मोबाइल ओपन किए और उस पर एक छोटा सा ऐड आ गया, आप ऐड पे क्लिक किए, अब थोड़ा सा एक वीडियो आपने कहा अच्छा कॉमेडी का है, शॉर्ट वीडियो है, देख लेते हैं, दूसरा वीडियो उसी के नीचे आ गया, फिर उसको भी क्लिक किए, तीसरे वीडियो का और बढ़िया थंबनेल आ गया, अब उसको भी क्लिक किए। मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि कुछ लोगों ने कहा कि भाई 4-4 घंटे तक वो शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं। आज यूट्यूब पे खूब चल रहा है शॉर्ट वीडियो। तो ये जो आप 3 घंटे 4 घंटे शॉर्ट वीडियो देखते हैं और 1 घंटे की क्लास लेक्चर आप नहीं देख पाते हैं, तो ये क्या है, ये सावधानी रखने वाली चीज़ है ना, कि दृश्य श्रव्य साधन है जो दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है, यानी मोबाइल फ़ोन, इसका आप सावधानी पूर्वक उपयोग करें तो सही है। लेकिन अगर आप शॉर्ट वीडियो में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं अपना डाटा, तो फिर ये मुश्किल है, परेशानी बन गई है। तो इस समस्या को भी ख़त्म कर देना चाहिए। तो अगर ये टेक्नोलॉजी आपके लिए यूज़फुल भी है तो फिर ये आपको नुकसान भी पहुँचा रही है। तो क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए इसमें, इसका हमें कैसे इस्तेमाल करना है, इन सब की थोड़ी सी बातें हम अगली क्लास में आपके साथ करेंगे। तब तक के लिए आप इस क्लास को देखिए और चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक, ताकि इस क्लास का, चूँकि मैं जिस बेसिस पे मैंने प्लान किया है क्लास को, इसमें फर्स्ट पेपर का कोई ऐसा शब्द या टर्म्स आपके साथ ना बचे जिसका आपको मीनिंग ना पता हो और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट आपको ना मालूम हो। इसी उद्देश्य से मैंने ये क्लास चालू किया है, ठीक है। यहाँ मैं आपसे कोई तथ्य या फैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके पेपर से संबंध रखते हैं शब्द और जो कठिन है उन्हीं को कोशिश कर रहे हैं हम कि थोड़ा सा उनको विस्तार करके उनका विश्लेषण करके आपको समझा सकें, ठीक है। कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप चैनल को शेयर कीजिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि 25-30 दिन एग्ज़ाम बचा है, तो लाभ अधिकतर कैंडिडेट्स को मिल सके। ओके, थैंक यू।